7 क्लास अस्सलाम वालेकुम। सोशल स्टडीज़ में यूनिट नंबर 2 डेनोटेशंस में हम डेनोटेशन के फेस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वेदरिंग के कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे एल्यूजन, लेकिन एल्यूजन पढ़ने से पहले हम एक दफ़ा फिर से रिकॉल करते हैं वेदरिंग को। जी स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि किसी भी इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट की वजह से चट्टानों पर, पत्थरों पर, मिट्टी पर या किसी भी मिनरल, ठीक है, जब वो टूटते फूटते और उनके बिखर जाते हैं तो इस प्रोसेस को हमने कहा ये वेदरिंग है। क्लियर हो गया? फॉर एग्जांपल एक रॉक पैड होता है, ठीक है, रॉक एक बहुत बड़ा रॉक है, उस रॉक पर बहुत से इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट जैसे कि विंड्स हैं, एयर प्रेशर हो गया, आइस हो गया, आइस मूवमेंट वगैरह, ठीक है, ये उस पर असर डालती हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो चट्टान होता है, ठीक है, उसमें क्रैक पड़ जाते हैं, उसमें डिसइंस्टेबिलिटी आ जाती है, और जो ऊपर के रैक्स हैं वो कनेक्टिविटी उसमें आ जाने की वजह से वो ग्रेजुअली स्लोली जो है वो उसी में टूट फूट हो जाती है। जब रॉक पैड में क्रैक्स पड़ जाते हैं, वो आपस में वो उनके ऊपर की लेयर टूट फूट जाती है, तो इरोजन इस वेदर्ड अपर लेयर को डिस्प्लेसमेंट का काम शुरू करती है। ठीक है, इरोजन और वेदरिंग में यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि वेदरिंग जो है वो उसको टूट फूट करती है, ठीक है, उसमें इंस्टेबिलिटी लाती है, डिसकनेक्टिविटी लाती है, लेकिन वो रहते अपनी ही जगह पर है, जबकि इरोजन वेदर्ड अपर लेयर को डिस्प्लेसमेंट का काम उसको उस पर स्टार्ट करती है, उसको डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करना शुरू कर देती है। और इस डिस्प्लेसमेंट में कुछ नेचुरल एजेंट शामिल है, जैसे कि एयर है, विंड वगैरह, ठीक है, वो इस अपर लेयर को इसकी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और ये एजेंट इस एरोडेड मिनरल्स को अपने साथ 3 तरीक़ों से करते हैं। एरोजन हो गया, एरोजन के बाद वो ट्रांसपोर्टेट करेगा और उसके बाद लास्ट में वो उसको डिकम्पोज कर देगा। यानी ये 3 प्रोसेस होते हैं, एरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशनल। क्लियर हो गया? ठीक है, वेदर और एरोजन में डिफरेंट। अब हम पढ़ते हैं एरोजन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल और वाइपिंग अवे ऑफ रॉक फ्रेगमेंट इस कॉल्ड एरोजन। बिल्कुल कि जो रिमूवल हो चुके थे, ठीक है, जो रॉक फ्रेगमेंट टूट फूट चुके थे, इरोजन क्या करता है कि इसको रिमूव कर देता है, उसको साफ कर देता है। इट अकर आफ्टर वेदरिंग एंड मास वास्टिंग। बिल्कुल ये वेदरिंग और मास वास्टिंग के बाद अकर होता है, ठीक है, जब वेदरिंग ने उन चट्टानों को, मिनरल्स को, पत्थरों को बिल्कुल ही बारीक मलबे में तब्दील कर दिया, तो एरोजन क्या करता है कि उसको वो अपने साथ लेके कहीं और उसको डिकम्पोज कर देगा। इट इज़ डन बाय सम नेचुरल एजेंट सच एज़ द विंड, रनिंग वाटर और मूविंग आइस। बिल्कुल ये कुछ नेचुरल एजेंट होते हैं, ठीक है, जो इन मिनरल्स को, इन पत्थरों को, उनके बारीक मलबे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। कॉजेज़ ऑफ इरोजन, इरोजन की कौन सी टाइप्स हैं? सम नेचुरल एजेंट्स सच एज द रनिंग वाटर, मूविंग आइस एंड विंड कॉज इरोजन। ठीक है, कुछ कुदरती अनासिर जो कि अवामिल या अनासिर जैसे कि बहता हुआ पानी, ठीक है, मूविंग बहती हुई बर्फ़ और हवा का जो प्रेशर्स है, ये इरोजन में हिस्सा लेते हैं। जी स्टूडेंट है, फर्स्ट जो एजेंट है वो है रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी। ठीक है जी स्टूडेंट, एज़ यू नो कि रिवर्स यानी पानी में भी फोर्स होता है। दरिया जो है, रिवर क्या करता है, जब वो इरोजन का अमल होता है तो वो क्या करता है, वो अपने रास्ते में इसके साथ आने वाली जितनी भी चट्टानें होता है उनको वो तोड़ता है, ठीक है, उनको ब्रेक डाउन करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इरोजन। फिर जब एरोडेड हुए वो ब्रेक डाउन वाले चट्टानी रॉक मटेरियल को दरिया अपने साथ बहा के ले जाता है। इस अमल को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, यानी उसने एक जगह से उसको ट्रांसफर कर दिया। दरिया का तीसरा और जो आखिरी काम है वो इस मुंतकिल शुदा यानी जो ट्रांसफर्ड मटेरियल है उसको किसी जगह पर डिकम्पोज करता है, यानी डिकम्पोजिशन का काम करता है। दरिया का जो ये डिकम्पोजिशन का काम है, ये उस वक्त होता है जब दरिया की स्पीड जो है बहुत ही स्लो होती है। ठीक है, रिवर ने 3 काम किए हैं। पहले उसने एरियोड किया है, फिर उसने ट्रांसफर किया, उसके बाद उसने डिकम्पोज किया है।
ठीक है, यानी यही है द फोर्स ऑफ रनिंग वाटर एज रिवर ग्रेजुअली वॉश्ड अवे रॉक फ्रेगमेंट अलोंग द रिवर। बिल्कुल ठीक है कि बहता हुआ पानी जो है वो क्या करता है, रनिंग वाटर जैसे कि दरिया वगैरह, वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्लोली वॉश्ड अवे करता है चटानी फ्रेगमेंट को, चटानी जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, जो चट्टानों के बारीक ज़रात होते हैं जो वेदरिंग की वजह से हो चुके होते थे, उनको अपने साथ दरिया में लेके जाता है। द फोर्स ऑफ द ओशन वेव ब्रीक पीस ऑफ रॉक अलॉन्ग द कोस्ट लाइन। ठीक है, आपको पता है कि कोस्ट लाइन के साथ, ठीक है, जो ओशियंस की लहरें होती हैं वो भी चट्टानों पर जब पानी आगे पीछे आता रहता है तो वो भी चट्टानों को तोड़ता फोड़ता है। इस तरह क्या होता है कि ओशियन वेव की जो फोर्स होती है वो भी चट्टानों को तोड़ फोड़ उनको बारीक पीसेस में कर देती है। और वो कहाँ पे होते हैं, ये आमतौर पर कोस्टल एरियाज़ में होते हैं, साइली जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ये काम होता रहता है। वाटरफॉल आल्सो erode rocks as waterfall from the height with the forces। ठीक है, यानी वाटरफॉल यानी आबशार, ठीक है, यानी जो ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, उसमें भी फोर्स होता है, उसके ज़रिए होता है कि रिवर का जो फर्श होता है वो सख्त और कुछ सॉफ्ट रॉक से बना होता है। तो जो वाटरफॉल है वो क्या करते हैं कि जो हार्ड मटेरियल होंगे उनके नीचे जो नरम मटेरियल होता है, नरम चट्टानों का जो एक सिलसिला होता है, ठीक है, सख्त चट्टानें मुश्किल से टूटती हैं, जबकि जो नीचे की नरम चट्टानें हैं वो जल्दी से टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। तो इस तरह जो ये आबशार होते हैं या वाटरफॉल होते हैं वो भी इसको वो भी एरोशन का काम करते हैं, और क्योंकि वो ऊंचाई से ताकत के साथ आते हैं। जी, सेकंड फैक्टर है मूविंग आइस। ठीक है, आपको पता है कि जहाँ जहाँ बुलंद बारा पहाड़ी सिलसिले या जो पोलर एरियाज है जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी शदीद बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ की तहें जमा होने की वजह से वहाँ पर ग्लेशियर बनते हैं। ग्लेशियर भी बर्फ़ भी ये भी टूटी फूटी हुई चट्टानों को घसीटती है, अगरचा ये नदी के पानी की तरह तेज़ी से नहीं लेके जाती, लेकिन ये स्लोली उन मिनरल्स को जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं उनको ये घसीटती रहती है। जी स्टूडेंट, मूविंग आइस भी कुछ ओरिजिनल लैंडफॉर्म्स, न्यू लैंडफॉर्म्स बनाने में कुछ काम करती है, जैसे कुछ बनते हैं सरक इसको कहते हैं। इसके अलावा एक होती हैं यू शेप वैलीज़ भी मूविंग आइस की वजह से बनती है, और फोजर्ड्स जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में ऐसी वादियाँ मिलती हैं जो कि मूविंग आइस की वजह से बनती हैं। द फोर्स ऑफ मूविंग आइस एज ग्लेशियर ग्रेंड द सरफेस ऑफ द रॉक। ठीक है, वही बहती हुई, ठीक है, मूव करती हुई जो आइस का जो फोर्स होता है जिसको ग्लेशियर कहेंगे, वो क्या करते हैं रॉक की ऊपर की सरफेस को ग्राइंड कर देता है, बिल्कुल ही पीस देता है, मलबा बना देता है। ठीक है, ग्लेशियर टेक with them debris that lead to the formation of a long cut on the surface called grooves। ठीक है, ग्लेशियर यानी बर्फ़ का जो बहुत बड़ी मिकदार होती है वो इस मलबे को अपने साथ लेके जाती हैं और एक लंबे कट की सूरत में वो बनाती है जिसको हम ग्रोव्स कहते हैं। ग्लेशियर जब मूव करता है तो ये दो तरीके से तोड़ फोड़ पैदा करता है। फर्स्ट को हम कहते हैं प्लकिंग, ठीक है, यानी उखाड़ता है किसी चीज़ को। दूसरे को कहते हैं एब्रोजन्स, घिसाई करता है। और इस अमल में जो तय नशीन हो जाते हैं, यानी जो डिपोजिशन वाली जो सख्त रॉक होती हैं उनके टूटे हुए कुछ टुकड़े ग्लेशियर की लास्ट वाली जो सरफेस होती है उसमें साथ वो उसके साथ जम जाते हैं, और ये जो तय नशीन चट्टानें होती हैं ये रिगड़ने यानी ये एब्रोजन होती रहती हैं, जिससे उन चट्टानों पर कुछ घेरी धारियाँ बनती हैं जिनको ग्रोव्स कहते हैं। क्लियर हो गया मूविंग आइस का भी, ठीक है, कि पानी की तरह आइस भी एरोशन पर असर डालती है। जी स्टूडेंट, विंड्स यानी हवा जो है ना वो तीन तरीके से चट्टानों पर अपना प्रोसेस करती है। फर्स्ट तो हमने पढ़ा वेदरिंग में जो एब्रोजन था, ठीक है, यानी हवा जो है वो ताकतवर ज़रात को
उड़ाती है, ठीक है, ज़मीन पर, फिर चट्टानों की सतह पर उनको घिसकाते। ये तो हमने वेदरिंग में पढ़ा। एरोजन में वो क्या करती है कि हवा के ज़रिए मिट्टी के ज़रात जो है ज़मीन से हटने का जो अमल होता है इसको हम डिफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। रेत और मिट्टी के जो लाइट वाले ज़रात होते हैं, ठीक है, वो मिट्टी हवा के साथ उड़ जाते हैं। चट्टानों के बाहरी जो टुकड़े होते हैं उनकी सतह पर ये रह जाते हैं। डिफ्लेशन के अमल में हवा मिट्टी को मुंतकिल करके गड्ढे बना लेती हैं, ठीक है, यानी ये भी इसने एक नया लैंड फॉर्म बना दिया। जो तीसरा इसका प्रोसेस है वो अट्रेशन है। जब हवा में ज़रात एक दूसरे से टकराते हैं तो उसके नतीजे में वो टूटते फूटते हैं। इस अमल को अट्रेशन कहते हैं। अट्रेशन यानी हवा ने 3 तरीके से अमल किया, ठीक है। एक उसने वेदरिंग में किया, 2 जो अमल है वो एरोशन में करेगी। विंड एरोशन इज़ कॉमन इन डेजर्ट एरिया। बिल्कुल, विंड एरोशन जो है वो डेजर्ट एरियाज़ में आम होता है क्योंकि वहाँ खुली ज़मीन है, हवा बहुत तेज़ी से सहराई इलाकों में चलती है, ठीक है, तो वो ज़्यादा तोड़ फोड़ का अमल करती है और चीज़ों को अपने साथ मुंतकली ट्रांसफ़र का काम करती है। सैंड डन्स फॉर्म इन डेजर्ट व्हेन द विंड्स कैरी अवे लूज पार्टिकल ऑफ सैंड, ठीक है। सैंड डन्स यानी रेत के कुछ टीले बन जाते हैं सहराई इलाकों में। ये उसने एक नई फॉर्म बना दी, ठीक है, हमारी एक फिज़िकल फीचर में उसने एक इंक्रीज़ कर दिया कि एरोजन क्या करते हैं, वो नए लैंड फॉर्म बनाने का काम करती है इन एजेंट के ज़रिए से। तो उसने सैंड डन्स बना दिए डेजर्ट एरिया में। जब हवा लेके चलती है रोजेस पार्टिकल ऑफ सैंड्स, रेत के बारीक ज़रात को जो अपने साथ लेके उड़ाती है तो उससे वो रेत के टीले बना देती हैं। जी स्टूडेंट, हम रिवाइज करते हैं। आज हमने एरोजन पढ़ा, डेनोटेशन का लास्ट फेज़ है, ठीक है। एरोजन और वेदरिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। वेदरिंग चीज़ों को तोड़ फोड़ का काम करती है, मिनरल्स को, चट्टानों को, ठीक है, जबकि एरोजन उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है। इसमें 3 एजेंट थे, एयर है, मूविंग आइस है और विंड्स है। अगर वो ऐसे इलाके में चट्टानें हैं, ठीक है, जहाँ पर कोई नदी बह रही हो तो वही चट्टान के टुकड़ों को अपने साथ खिसका के ले जाएगी। अगर वो खुले इलाके में हो, ठीक है, तो हवा क्या करती है, मिट्टी के हल्के ज़रात को अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। अगर वहाँ पे कोई नदी बह रही हो तो चट्टान के टुकड़ों को अपने साथ बहा के ले जाएगी। ये था एरोजन का काम। उसके बाद इसका अगला फेज़ है ट्रांसपोर्टेशन और डिकम्पोजिशन। सॉरी क्लास, डिकम्पोजिशन नहीं है, डिपोजिशनल है, ठीक है, यानी इसको कहीं तय नशीन कर देना है। ये आगे एरोजन के 2 फेजेस आगे हैं। क्लियर हो गया? आज हमने ये पढ़ा। ये है आपका हमारा आज का काम।